एक्ट 2026 के बारे में जानकारी दी, उसी तरह एक्ट 1956 के बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, 1956 के कायदे के बारे में जितना मैं जानता हूँ मैं उतना बताने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मैं कुछ बातों में गलत भी हो सकता हूँ। 17 मेंबर का बोर्ड बनाया गया था, निजामकालीन बोर्ड था। उसके अंदर 2 गवर्नमेंट नॉमिनेशन नाम आते हैं। उसमें एक नाम कंपलसरी कलेक्टर का होता ही होता है, एक जवाबदार आदमी रहना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट कलेक्टर साहब जिलाधिकारी जो स्थानिक होते हैं उनको रखती है। और एक नॉमिनेशन गवर्नमेंट अपने हक से किसी को भी दे सकती है महाराष्ट्र में से। उसके बाद 3 लोगों के इलेक्शन लेते हैं मराठवाड़ा लेवल पे, जो हम देखते हैं जो इलेक्शन होते हैं। उसके बाद एचजीपीसी के एक मध्य प्रदेश से एक नॉमिनेशन होता है, पंजाब से 3 नॉमिनेशन होते हैं। उसी प्रकार हजूरी खालसा दीवान के 4 नॉमिनेशन होते हैं जी। एक होता है हैदराबाद से, ठीक है। इस प्रकार नॉमिनेशन होता है, वो भी नॉमिनेशन होता है। ठीक। तो इस 17 मेंबर के बोर्ड में केवल 3 मेंबर ऐसे हैं जो लोकशाही तरीके से चुन के आते हैं, जो मराठवाड़े से 8 जिले से जो हम इलेक्शन लड़ते हैं नांदेड़ का। बाकी जो 14 मेंबर है वो डायरेक्ट कोई इलेक्शन ना लड़ते हुए नॉमिनेशन होके आते हैं। ये ऐसा बोर्ड है। और इसके अंदर कुछ बातें जो वीक है उसी का फ़ायदा लेते हुए कुछ जो हम इतने साल से 25 साल से सफ़र कर रहे हैं, कुछ कमजोरियां हैं, ये मुझे लगता है, और उसमें तब्दीली होनी चाहिए। ये 100% बात सही है। यह जो आपने भाटिया अहवाल एक्ट 2026 के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी है, आपका बहुत शुक्रिया। इसके लाने के पीछे महाराष्ट्र सरकार का क्या हेतु है? जी देखो, नांदेड़ तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब ये 5 तख्तों में से एक तख्त है जी। इसकी अपनी एक बहुत बड़ी गरिमा है। पंजाब और पटना से हटके एक में वैसा तख्त है जो थोड़ा पंजाब से दूर है, महाराष्ट्र में है। और देश विदेश में हरमंदिर साहब के बाद सबसे ज़्यादा महत्व संगत दर्शन के रूप में देती है, तख्त सचखंड श्री हजूर साहब को देती है। 1956 में हमारा आर्थिक स्थान बहुत कम था, आज उलट है। आज बहुत बड़ा उलाढाल है, हमारी हज़ारों करोड़ रुपए की, 200-300 करोड़ की आज हमारी एफडी है, 100,000 एकड़ ज़मीनें हैं हमारी जी। और गवर्नमेंट को इसमें से लेने जैसी बहुत बातें हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर हस्तक्षेप करके वो फाइनेंशियल लाभ के बारे में भी सोच सकते हैं जी। ज़मीनें लेने का लाभ के बारे में भी सोच सकते हैं। और पॉलिटिकली सिख समाज, हर समाज को जो भी सरकार होती है, जो भी पार्टी है, वो हर समाज को अपने फेवर में करना चाहती है। तख्त सचखंड गुरुद्वारा का प्रबंधक उनके हाथ में होगा, नॉमिनेशन मेंबर्स बनाने का अगर उनके हाथ में होगा जी। तो महाराष्ट्र में जितने सिख हैं वो उस गवर्नमेंट के फेवर में जा सकते हैं। वो इस तरीके से लाभ लेने की उनके पीछे की ये मंशा स्पष्ट दिख रही है। और दूसरा, तख्त सचखंड जैसा, हजूर साहब जैसा इतनी बड़ी संस्था उनके हाथ में अगर होगी तो उनको देश विदेश में, देश में ही नहीं विदेश में भी बहुत बड़ी संख्या है गुरु महाराज को मानने वाली, सिख ही नहीं औदर समाज के भी लोग मानते हैं। तो इनको लाभ लेने जैसी बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर गवर्नमेंट को जी। अच्छा, सिख समाज में बहुत से कार्यकर्ता है। एक लास्ट क्वेश्चन है जी, मगर हमारे देखने में आया है अभी तक कि इस विषय के बारे में बोलने के लिए सब नहीं आ रहे हैं। इसके बारे में क्या कारण हो सकता है, आप थोड़ा सा? जी देखो, जहाँ तक मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि आज बीजेपी का दौर है जी। बीजेपी के आप अब गिने चुने नाम निकाल सकते हैं मेरे जैसे जो लोग विपक्ष में बैठे हैं जी। 100 में से 97-98 लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, छोटे पद से लेके बड़े पद तक। और ये कानून डोनाल्ड ट्रंप ने ला रहा है, ये कानून ला रही है बीजेपी जी। और बीजेपी से वो लोग जुड़े हुए हैं। तो 2 तरीके के वो लोग हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, मैं आपको स्पष्ट करूंगा। एक वो है जो असमंजस में है कि ये जो कानून आ रहा है कि हमारे फेवर में है कि नहीं है। अगर फेवर में नहीं है तो मैं अभी फेवर बताऊं और कल कुछ ऊंच नीच हो जाए, ये हो गई अगर इस कानून में अगर गलत निकल गया तो संगत कल मुझे ब्लेम ना करे। इसलिए वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको खुद को भी ये नहीं पता है कि जो नया कानून आ रहा है कि सच में इसमें तख्त साहब के फेवर में कितना है, हजूरी साथ संगत के फेवर में कितना है। और दूसरे जो कार्यकर्ता है वो अपने पक्ष को भी नाराज नहीं करना चाहते, वो पक्ष को बोल रहे हैं कि जो कानून आ रहा है हम आपके साथ हैं, और बाहर संगत को ये बता रहे हैं कि जो कानून आ रहा है गलत है तो हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं यहाँ पे वो सत्ताधारी पार्टी से भी और सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मैं एक बेनती करना चाहूँगा या एक सजेशन देना चाहूँगा
आप एक काम कीजिए कि अगर आप ये कानून ला रहे हैं तो आप उस कानून की पहले तो खुद स्टडी कीजिए। ठीक है। स्टडी करने के बाद अगर वो कानून 1956 के कानून से अच्छा है तो आप छाती ठोक कर आप आपके पार्टी और आपके नेता का साथ दीजिए और संगत के बीच में जाइए और संगत को बताइए कि ये फायदा है, ये 1956 में ये नुकसान था और 2026 के कायदे में ये फायदा है। उनको कन्विंस करने की आप में ताकत होनी चाहिए, आप उनको कन्विंस कीजिए। ठीक है, सही और बात है। गवर्नमेंट ने भी, गवर्नमेंट एक जगह कम पड़ रही है। ये कानून 1926 का जो कानून ला रही है वो बंद लिफाफे में। गवर्नमेंट ने भाटिया समिति की तरह नांदेड़ के कलेक्टर ऑफिस में एक सभा लेनी चाहिए थी, सभी कार्यकर्ताओं को बुलाना चाहिए था और उनको बताना चाहिए था कि पहले ऐसा था, अब हम ऐसा कर रहे हैं। तो वहाँ डिबेट होती, डिबेट में समझ में आता कि फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है। फ़ायदा होता तो सबसे पहला दास जर्नैल सिंह हाथ उठाता, भले मैं विपक्ष में हूँ लेकिन मैं बोलता कि बीजेपी सरकार जो कायदा ला रही है ये पंथ के हित में है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी तरह और भी लोग जो पंथ के हित में अगर होता जी। तो वहाँ पे जाते। तो गवर्नमेंट भी कम पड़ रही है और ये कार्यकर्ता भी कम पड़ रहे हैं और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नाराजगी भी लेना नहीं चाह रहे संगत से भी और नाराजगी लेना नहीं चाह रहे अपने पार्टी और नेता से, लेकिन वैसा नहीं चलने वाला। बेनती है आप अभी स्टडी करो, अच्छा है तो अच्छा बोलो, खुल के सामने आओ संगत के। अगर बुरा है कायदा, अगर आपको लगता है ये कायदा बुरा है तो छाती ठोक के आपके पार्टी और आपके नेता को बोलो साहब ये गलत है, हम आपका साथ नहीं दे सकते। आप छाती ठोक के संगत के साथ आ जाओ, संगत को बोलो हम आपके साथ हैं, आज से हमें लग रहा है ये गलत है, भले हम वहाँ पे थे लेकिन हम आपके साथ हैं, जहाँ बोले हम आएंगे। तो ये थोड़ा सा दो नाव में पैर रखने के बजाय आप एक में रखिए, क्लियर कीजिए और ये यहाँ पे बहुत सी बातें क्लियर होंगी। और मैं एक खास करके मैं आप जो वीडियो बना रहे हैं, आपका जो चैनल है जी, मैं खास करके आपका धन्यवाद ये करना चाहूँगा। आप जो वीडियो बना रहे हैं ना, इसके कारण समाज में ये पता चलेगा कि एक्चुअली कलम 11 क्या है, कलम 11 क्यों लगी, या फिर 1956 का कायदा क्या था, सरकार क्या करना चाह रही, क्यों करना चाह रही। ये आप सिख संगत को 10 लोगों को भी अगर आप जागरूक कर सके तो मैं मानता हूँ कि ये गुरु महाराज के चरणों में सेवा ही है और संगत जागेगी। तो ये बहुत अच्छा आप उपराला कर रहे हैं। आप इसी तरह सबके व्यूज लो और जो सही जानकारी है वो संगत में पहुंचाना जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी में अपने को सच में क्या चाहिए। अपन एक तरफा अंधा बन के भी किसी चीज़ का विरोध करना मुझे ये लगता है कि गलत है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि दास ने मुंबई आज़ाद मैदान में भी आंदोलन किया, दिल्ली जंतर मंतर पे भी आंदोलन किया। आंदोलन का मुख्य कारण ये था 2014 में बीजेपी सरकार ने कलम 11 में संशोधन किया था, एक्ट 1956 के कलम 11 में संशोधन किया। गुरुद्वारे का अध्यक्ष चुनने का अधिकार ये बोर्ड से हटाकर खुद के पास रख लिया जी। जबकि हम आपस में अध्यक्ष चुनते थे, हमारा ही आदमी होता था, लेकिन 2014 से 10-12 साल से गवर्नमेंट अपना अध्यक्ष भेज रही है जो कि सरासर गलत है। उसका विरोध करने के लिए पंचप्यारे साहिबान ने भी कई बार आंदोलन किया, सिख संगत ने आंदोलन किया। हम मुंबई तक आंदोलन करने के लिए गए, वहाँ पे विपक्ष ने तकरीबन 5 माजी मिनिस्टर थे जो आज़ाद मैदान में आए थे हमारा समर्थन देने सिख संगत के लिए। ना ही वो वहाँ पर आए, वो मंत्रालय में हाउस में भी उन्होंने सरकार के खिलाफ बात की कि सिख संगत के आप खिलाफ नहीं जा सकते, हम सिख संगत के साथ हैं। उसी तरह दिल्ली में जंतर मंतर में आंदोलन हुआ तो तकरीबन वहाँ पे 5 खासदार आए, आदरणीय सुप्रिया सुड़े, फौजिया खान मैडम, नांदेड़ के रविंद्र चौहान, ऐसे 3 से 4 खासदार आए थे सिख संगत को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन बात यह है कि सही तरीके से विपक्ष ने भी और सत्ताधारियों ने भी इसको, और संगत ने भी, जो युवक है, मैं युवक से भी बेनती करना चाहूँगा संगत के भी, जो सही है आने वाले वक्त में, कल हम जब बुजुर्ग हो जाएंगे, हमारे बच्चों ने हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि जब ऐसी चीज़ हो रही थी तो तुम क्या कर रहे थे तब, तुमने गलत का साथ क्यों दिया, सही का साथ क्यों नहीं दिया। इसलिए आज हमको जागरूक होना जरूरी है। तो सबसे बड़ा आपका धन्यवाद, आपने ये जागरूक करने के लिए जो चैनल और ये वीडियो बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी है। हमें भी कुछ बातें पता नहीं थी और हमारे जैसे बहुत से सिंहों को भी पता नहीं थी। जो आने वाली पीढ़ी है उनको तो बिल्कुल ही नहीं पता इस बारे में जी। जो ये एक्ट है, जैसा 1956 है अहवाल जो एक्ट है ना, तो आपका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं हम। आपके ज़रिए हमको भी बहुत सी जानकारी मिली है और हमारे व्यूवर्स को भी बहुत जानकारी मिली है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।